हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम एडीईओ की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो है ग्रामीण विकास का पार्ट। ग्रामीण विकास आपके पेपर में 30 नंबर का वेटेज रखता है। अगर हम और पार्ट की बात करें, ग्रामीण विकास के अलावा आजीविका का पार्ट है, पंचायती राज का पार्ट है, छत्तीसगढ़ है, भारत का संविधान है, इसके अलावा हिंदी का पार्ट भी कुछ कुछ शामिल है इसमें। तो टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा। अगर आप बाकी व्यापम के पेपर को देखें, जो भी आपका पेपर होता है व्यापम में, उसमें अधिकतर पार्ट कंप्यूटर या जीके ये सब में ज्यादा वेटेज रहता है। लेकिन अगर हम एडीओ की बात करें तो एडीओ के पेपर में जीके का पार्ट केवल छत्तीसगढ़ का है, बाकी पूरा पार्ट जो है वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड पार्ट है। यही कारण है कि आप बाकी जितने भी पेपर देखें जो व्यापम लेता है उसका कट ऑफ या उसमें जो टॉपर का नंबर रहता है वो 120 प्लस जाता है 150 में। लेकिन जो एडीओ का पार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो टॉपर का नंबर अगर आप 2017 में भी देखेंगे तो 101 102 नंबर टॉपर का गया था। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो एडीओ का पेपर है वो बाकी पेपर से कितना अलग है और कितना इसमें थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। डिफिकल्ट पढ़ने का कारण क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो आपको सब चीज का अनुमान होना जरूरी है। देखिए, जो एडीओ है उसमें ग्रामीण विकास का बात कर लें या आजीविका वाले सेक्शन की बात कर लें, उसमें अधिकतर योजनाओं से रिलेटेड पार्ट शामिल है। तो अधिकतर जो हम योजना भी पढ़ते हैं तो हम योजना में भी क्या पढ़ते हैं, योजना कब प्रारंभ हुई, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का लक्ष्य क्या है, केवल हम इतना ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपको एडीओ का पेपर पास करना है तो एडीओ के पेपर में आपको केवल इतना पढ़ के आपका एडीओ का पेपर नहीं निकलने वाला है, ये मैं आपको साफ बता दे रहा हूं। क्योंकि एडीओ का पेपर में ग्रामीण विकास सेक्शन का वेटेज और ग्रामीण विकास में जो योजना वाला भी पार्ट है वो काफी डीप में जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उसका बेस नहीं पकड़ेंगे तो आपसे डायरेक्ट योजना से ऊपर क्वेश्चन 2 से 3 आते, उसके बाद जो है ज्यादा क्वेश्चन ऊपर नहीं आते। सब आपको एकदम ग्राउंड लेवल बेस वाला एकदम पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी योजना का लक्ष्य क्या है, ये तो आप पढ़ते ही हैं। लेकिन योजना के क्रियान्वयन के लिए एजेंसी कौन सी है, अगर इसी से सिमिलर कोई दूसरी योजना चल रही है तो दोनों योजना में अंतर क्या है, ये सब पार्ट पढ़ना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे सिलेबस में एक योजना है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही एक्सटेंडेड रूप जो है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जब तक आप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नहीं पढ़ेंगे आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनमें कुछ बेसिक डिफरेंस और बाकी चीज सिमिलर है। तो आपके लिए ना केवल योजना डायरेक्ट पढ़ लेना ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन दो योजना अगर सिमिलर योजना है तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है। जैसे आप पिछले साल के ही पेपर को देख लें 2017 वाले, उसमें पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अंतर क्या है। ठीक है, तो वो अंतर जब तक आप दोनों योजना का बेस नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको अंतर नहीं समझ आएगा, अगर आप केवल योजना को रट के चले गए। तो इसी के लिए जो हम ये क्लास चालू कर रहे हैं इसमें हम पूरा बेस से पकड़ेंगे हर चीज, हर योजना के चालू होने के पीछे का कारण क्या है हम ये भी देखेंगे। तो ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब 2017 में एडीओ का पेपर आया था तो उस समय भी हमने पूरा YouTube में फ्री क्लास अवेलेबल कराई थी, जिसमें हमने ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज और इसके अलावा हमने हिंदी के भी कुछ सेक्शन को कवर किया था। आप वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए और 2017 के पेपर को भी मिला लीजिए, आप देख लेंगे कि दोनों में कितने क्वेश्चन आए थे हमारे वीडियो से। ठीक है, उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो ये भी इस बार भी जो हम एडीओ का क्लास लेंगे वो पूरा बेसिक, पूरा इस डिटेल कवर रहेगा, बेसिक से लेके अंत तक। और इसमें जो है आपके मेरे हिसाब से इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ कवर करेंगे तो आपका जो है 90 से 95% क्वेश्चन पूरा जो भी हम पार्ट कवर करेंगे उसका कवर हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मेरे को करना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो आप मेरे साथ पूरी इस क्लास में बने रहिए। अगर मैं आपको ये अच्छे कंटेंट जो है पूरा जहां पे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक कंटेंट अगर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं तो और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स फिर से प्रारंभ किया है।
तो आपके भी सपोर्ट की मेरे को जरूरत है। अब पिछले बार जब मैं एडीओ की क्लास प्रारंभ किया था तो उस समय मेरे सब्सक्राइबर थे 800 और एडीओ की क्लास जब मैंने खत्म की तो उस समय मेरे सब्सक्राइबर हो गए थे 70,000 के करीब। तो अभी आज हमारे सब्सक्राइबर हैं 1,28,000 के करीब। तो ये आपका काम है, अगर मैं आपको ऑथेंटिक पूरी चीज यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूं तो आपका भी ये काम है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है 1,28,000 है, हम लक्ष्य रखते हैं कि एडीओ की क्लास चलते चलते हम 1,75,000 को क्रॉस करेंगे। तो अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मेरी तरफ से आपके लिए पूरा सपोर्ट यहाँ पर है और हर चीज हम ग्रामीण विकास के कवर करने के बाद आजीविका को भी कवर करेंगे और आजीविका के बाद पंचायती राज हमारी क्लास में पहले से हमारे वीडियो में चैनल में अवेलेबल है। उसके बाद भी जो अपडेटेड चीज होगी और मैं जो एक्स्ट्रा भी पढ़ाना होगा मैं पंचायती राज भी कवर कराऊंगा और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा। तो ये क्लास जो है आपके लिए एडीओ के लिए रामबाण है। मैं फिर बोल रहा हूं ये क्लास आपके लिए रामबाण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आपका भी ये दायित्व है कि आप मेरे को सपोर्ट करें। तो आज की क्लास में जो हम योजना कवर करने वाले हैं वो है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। हमारे सिलेबस में ये योजना लिखी नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस में लिखा है ग्रामीण विकास की योजनाएं, सिर्फ इतना पहला पॉइंट अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो हमारे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो भारत में पहली योजना बनी है वो है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम का ही एक्सटेंडेड रूप था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही एक्सटेंडेड रूप था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यानी अगर आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समझना है या आपको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समझना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम क्या था। तो समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम को हम समझेंगे, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ेंगे, फिर हम दोनों का बेसिक डिफरेंस देखेंगे, दोनों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी देखेंगे, अगर कुछ करंट का डेटा होगा वो भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो ये क्लास में फिर से बोल रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरा कवर कर लेंगे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जिसको बोला जाता है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये योजना को चालू करने से पहले हम इस योजना को लाया क्यों गया उसको पहले देखेंगे कि इस योजना को बनाने के पीछे का कारण क्या था। फिर हम इस योजना को पूरा पढ़ेंगे, इस योजना के लिए क्या क्या घटक है, साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि समेकित विकास जो हमारा कार्यक्रम है ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत और कौन कौन सी योजना चालू की गई थी, यानी इस योजना के कौन कौन से भाग वाली अन्य योजना भी है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पिछले साल भी पूछा गया था, निम्न में से कौन सी योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख घटक है या निम्न में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रमुख घटक है। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी अन्य योजना समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख घटक है। तो ये भी हम पूरा कवर करेंगे। अगर इस योजना से एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि मेरे को नोट्स आप पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। आपको जो है क्लास का खुद नोट्स बनाना है। अगर सब चीज मैं अवेलेबल करा दूंगा और आपके पास बना बनाई चीज रहेगा तो आप भी पढ़ेंगे नहीं, आप खुद यहाँ पे लिख के पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ याद भी होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चालू करेंगे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। उसके पहले मैं इसका बेसिक चीज आपको बता देता हूं। देखिए 1960 का जो दशक था उसके पहले की भी बात कर लीजिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे बड़ा जो हमारे पास जो प्रमुख संकट था खाद्यान्न का संकट था। यानी हमारे पास खाद्य सामग्री नहीं थी, हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे अपने खाद्यान्न की जो खाद्यान्न हमको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। इसलिए आप देखे होंगे जब पहली पंचवर्षीय योजना चालू की गई तो पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पे जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया ताकि हम खाद्यान्न की जो हमारी समस्या उसको पूर्ति कर सके। इसी के लिए उसी समय कई सारी सिंचाई योजनाएं भी प्रारंभ की गई। जब 1960 का दशक आया तो 1960 के दशक के प्रारंभ में ही भारत चीन युद्ध हुआ। उसी समय जो है यहाँ पर आप देखेंगे सूखा भी पड़ गया।
तो भारत जो था वो कृषि संकट से जूझ रहा था। इसी के लिए 1960 के दशक का जो प्रमुख ध्यान गवर्नमेंट ने केंद्रित किया वो कहां पे केंद्रित किया, कृषि के विकास पर केंद्रित किया। उसका कारण क्या था, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी लेकिन भारत में खाद्यान्न की उत्पादकता थी उसमें कमी थी। इसी के लिए 1960 के दशक में भारत सरकार ने हरित क्रांति जो थी वो लाई और हरित क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न की जो समस्या थी उसको दूर किया गया और भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया 1960 के दशक में। ये आप सब जानते हैं। लेकिन हरित क्रांति के कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी हुए। तो वो क्या नुकसान थे वो देख लेते हैं। हरित क्रांति के कारण दो समस्या हमको हमारे सामने उत्पन्न हुई। एक था क्षेत्रीय असंतुलन और दूसरी थी आय में विषमता। क्या है क्षेत्रीय असंतुलन? आप देखेंगे जब हरित क्रांति है उसका सबसे ज्यादा लाभ कहां मिला, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि थी कृषि भूमि वो काफी उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे जो किसान थे वो काफी बड़े थे। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में देख लीजिए हरित क्रांति का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस कारण बोला जाता है कि ये सबसे पहली समस्या आई हमारे यहाँ हरित क्रांति के बाद, क्षेत्रीय असंतुलन। दूसरी समस्या हमारे पास आई आय में विषमता, क्योंकि देखिए पंजाब में हरित क्रांति का फायदा मिला, पश्चिमी यूपी में मिला, आपका हरियाणा में मिला। तो जो वहां के बड़े किसान थे, ठीक है, उनके पास क्योंकि उनके पास भूमि ज्यादा थी तो उत्पादन ज्यादा हुआ, उनको लाभ मिला। लेकिन जिनके पास जो बाकी भारत के हिस्से उनके पास हरित क्रांति का उतना फायदा पहुंचा नहीं। भूमि भी जो यहाँ की बाकी जगह थी थोड़ी सी बंजर टाइप की है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो बड़े किसान थे उनको ऋण आसानी से मिल जा रहा था, लेकिन जो छोटे किसान थे जिनके पास भूमि कम थी तो वो ना तो ज्यादा उत्पादन कर पाए ना ही उनको ऋण मिल रहा था अपने खेतों को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पर आय की विषमता भी पैदा हो गई। तो हरित क्रांति के कारण भारत में दो समस्याएं पैदा हुई, क्षेत्रीय असंतुलन और आय में विषमता। क्योंकि जो बड़े किसान थे उनको तो ऋण भी अच्छे से मिल जाता था, उनकी पहुंच भी ज्यादा होती थी, वहां वो जो है सिंचाई की सुविधा भी वहां पंजाब तरफ पहुंच जा रही थी, हरियाणा तरफ वहां सब नदियां हैं, बाकी जगह तो नदी की भी थोड़ी सी कम है, वहां पर पानी की उपलब्धता कम है, ठीक है। तो ये सब के कारण क्षेत्रीय असंतुलन और आय में विषमता पैदा हुई। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना जब भारत में प्रारंभ हुई तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये दो जो समस्या थी हरित क्रांति के कारण, क्षेत्रीय असंतुलन और आय में विषमता, उसको कम करने का प्रयास किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए वो देख लेते हैं। पहला उपाय किया गया, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती है अपनी आजीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, वो सब उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। वो सब के लिए उनको प्रोवाइड करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम। सेकंड, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने व पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए। यानी जो हरित क्रांति का जो प्रमुख लाभ मिला वो नॉर्थ इंडिया में मिला, लेकिन बाकी जो इंडिया है और बाकी जो क्षेत्र है भारत के, वहां पर जो है ये क्षेत्रीय असंतुलन जो पैदा हुआ था उसको कम करने के लिए भी और जो है पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी जो है कार्यक्रम तैयार किए गए। तीसरा, विशेष लक्ष्य समूह के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। विशेष लक्ष्य समूह कौन से हो गए? जो लघु किसान हो गए, सीमांत किसान हो गए, इनके लिए कार्यक्रम चालू किए गए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज्यादा लाभ किसको मिला था? वृहद किसानों और मध्यम किसानों को मिला था, लेकिन लघु और सीमांत किसान जो थे जिनके पास कम भूमि थी उनको कम लाभ हुआ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1973 में 1973 में प्रारंभ हुआ लघु किसान विकास कार्यक्रम। लघु किसान विकास कार्यक्रम चालू हुआ 1973 में और यहां पर परिभाषा दी गई कि लघु किसान किसको बोलेंगे, सीमांत किसान किसको मिलेंगे, कृषि श्रमिक किसको बोलेंगे, ये सब जो है परिभाषा 1973 में दी गई। तो लघु किसान उसको बोला गया जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि थी। तो ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि थी उनको बोला गया लघु किसान। सीमांत किसान किसको बोला गया? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको बोला गया सीमांत किसान। इसके बाद आया कृषि मजदूर, किसको बोला गया? ऐसे व्यक्ति जो अपनी आय का 50% से ज्यादा
कृषि में कृषि श्रमिक के रूप में काम करके कमाता है, यानी खेत में किसी दूसरे का खेत है, वहां पर मजदूरी करता है और पैसा कमाता है, और वो जो पैसा कमा रहा है उसकी आय का 50% से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को कृषि मजदूर बोला गया। यानी खेत किसी और का है, वो वहां पे जाके मजदूरी कर रहा है और उसको जो जितनी ओवरऑल आय प्राप्त हो रही है, अगर उसका 50% से ज्यादा आय वो खेत में काम करके प्राप्त हो रही है, तो उसको कृषि मजदूर बोला गया। तो जो ये लघु किसान विकास कार्यक्रम लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? जो किसान है उनको ऋण देना, उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, इसके अलावा विपणन यानी उनकी मार्केटिंग करना, जो भी वो सामान उपजा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको जो है मंडियों में बिचवाना न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर। तो ये सब व्यवस्था की गई लघु किसान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसके कारण अगर वो जब ये सब प्रोवाइड कराएगा, ऋण, सिंचाई, इसके अलावा मार्केटिंग की गई, उनकी फसलों के लिए एमएसपी तय की गई, तो ये सब जब प्रोवाइड कराएगा तो सीधी सी बात है इनकी जो आय के साधन है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सब तो चीज ले आई, लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम जो थी लघु किसान विकास कार्यक्रम, इसकी कुछ कमी भी थी। क्या कमी थी? सबसे पहला कि भारत सरकार ये योजना क्यों ला रही है? जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति है उनकी आय में वृद्धि करने के लिए योजना ला रही है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो केवल कृषि का ही कार्य करते हैं क्या? वहां पर अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कृषि मजदूर है, यानी उनके पास तो खेत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा था केवल उनमें किया जा रहा था जिनके पास भूमि है, जैसे लघु किसान, सीमांत किसान, जो भी उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि या 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो मुख्य फोकस किसको किया गया? जिनके पास भूमि है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग भी तो रहते हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है। हो सकता है वो कोई कुटीर उद्योग कर रहे हो, आप हो सकता है वो कुछ कपड़े बुनाई का कार्य कर रहे हो, लघु वनोपज ग्रहण संग्रहण का कार्य कर रहे हो। तो इस सब में इस योजना के अंतर्गत कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी कमी जो इस योजना की थी वो यही कमी थी कि सरकार अभी तक केवल ये मान के चल रही थी कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो केवल कृषि के ऊपर निर्भर है। बाकी जितने लोग थे, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे ही क्यों ना हो, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इस योजना में। तो केवल भूमि पर ध्यान दिया गया, बाकी किसी चीज में ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी इस योजना से कुछ तो ऊपर आई, लेकिन जितने यहाँ पर सोचा गया था कि जितने लोग इस समय गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे वो नहीं आ पाए। तो सबसे बड़ी कमी कि इस समय यहाँ पर पूरा जोर किसमें दिया गया? भूमि में दिया गया। तो इसी को जब यहाँ पर सर्वे कराया गया तो यहाँ पर देखा गया कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में भूमि नहीं है, और भी लोग हैं जो कि कुटीर उद्योग में लगे हैं, लघु उद्योग में लगे हैं, आप बोल लीजिए वनोपज के संग्रहण में लगे, उनके भी विकास के लिए हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को समाहित करते हुए, चाहे वो भूमि हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, या आपका लघु वनोपज संग्रहण का काम हो, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य उस समय हो रहे थे, सबको समाहित करते हुए जो योजना लाई गई उसी का नाम है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, यानी बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी यहां तक केवल भूमि पर ध्यान दिया गया। जब सरकार को लगा भूमि में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में और भी लोग रहते हैं, उनको भी जोड़ा जाए, तो सभी को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? एकीकृत बोलते हैं। तो यही कारण है कि इस योजना का नाम क्या पड़ा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सभी जो ग्रामीण के क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं सबको जोड़ा गया, जो उनके काम है सबको एक साथ इस योजना में समाहित कर दिया गया। यानी अब हम केवल भूमि के विकास का नहीं देखेंगे, हम भूमि के अलावा अन्य जितने भी काम है, चाहे वो हथकरघा हो, मत्स्य पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग, जो भी उद्योग हो, सबको समाहित करके नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसको ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर माना गया। जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पहली ऐसी योजना है जो सब क्षेत्रों को कवर करती है, और वही योजना है समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब प्रारंभ हुआ? 1978 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये योजना कब प्रारंभ हुई? 1978। और यही योजना आगे चलकर क्या बनेगी? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। और वही स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना आगे चलकर क्या बनेगी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो
तो यही आपका बेस है, यहीं से आपके पूरा ग्रामीण विकास का जो भी योजना है यहीं से बनना प्रारंभ होती है। तो जो समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम है प्रारंभ हुआ है 1978 में, और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी लाना। यानी जो गांव के लोग हैं वो बेरोजगार हैं, कुछ कृषि कार्य में लगे हैं, लेकिन जो कृषि कार्य में भी लगे वो भी प्रच्छन्न बेरोजगारी में है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, एक खेत में मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो फसल उत्पादन हो रहा है, अगर वो 10 में से हम 8 लोग को हटा दे तब भी उतने ही फसल का उत्पादन हो रहा है। तो जो 8 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे, यानी वो फैमिली काम कर रहे हैं, अगर वो खेत से उनको हटा भी दिया जाए तब भी फसल उत्पादन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो ऐसे लोग जो है हमको दिखते तो रोजगार में है लेकिन एक्चुअल रोजगार में नहीं होते। तो यहाँ पर जो है उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी लाना, पहला उद्देश्य। दूसरा है गरीबी रेखा से ऊपर आने हेतु ग्रामीण गरीबों को इनपुट राशि देना। यानी मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में कुछ उद्योग करना चाह रहा है, कुटीर उद्योग करना चाह रहा है, ठीक है, हथकरघा का काम करने चाह रहा है, तो सरकार क्या करेगी, उनको कुछ इनपुट राशि देगी, यानी कुछ पैसे, जैसे अभी कौन सी योजना चल रही है, राजीव गांधी ग्रामीण जो योजना चल रही है कृषि विकास वाली, उसमें भी कुछ इनपुट राशि सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। तो वैसे ही वहां पर भी क्या किया गया कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, अगर वो कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ राशि इनपुट राशि के रूप में दी गई। मान लीजिए 3,000 रुपए दिया गया कि आप 3,000 रुपए में कुछ काम चालू कर लीजिए। इस तरीके की इनपुट राशि यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो कुछ काम में लगकर अपने आप की आय बढ़ाए और स्वयं गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। तो ये है इस योजना का उद्देश्य। अब इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं मतलब इस योजना में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है लघु व एंड सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर जिनकी आय वार्षिक 11,000 रुपए से कम हो, वो इस योजना का पात्र माना गया। यानी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लघु किसान हो, सीमांत किसान हो, ग्रामीण कारीगर हो या कोई खेत में काम करने वाला मजदूर हो, अगर उनकी वार्षिक आय, याद रखना मासिक की बात नहीं हो रही है, वार्षिक आय 11,000 रुपए से कम है तो वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होगा। सेकंड पॉइंट, इस योजना का संचालन कौन करेगा, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा संचालित। यानी ये योजना का संचालन कौन करेगा, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA, ठीक है। तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, 50-50, यानी जितना भी पैसा दिया जाएगा 50 केंद्र सरकार, 50 राज्य सरकार, यानी दोनों का आधा आधा हिस्सेदारी रहेगा। लघु किसान को 25%, सीमांत व कृषि श्रमिक व ग्रामीण कारीगर को 33%, SC ST या शारीरिक विकलांग को 50% सब्सिडी। यानी उनको जितना भी पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर वो व्यक्ति लघु किसान है तो उसका जितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उसका 25% उसको सब्सिडी के रूप में होगा। सीमांत किसान, कृषि श्रमिक या ग्रामीण कारीगर को जितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उसका 33% जो रहेगा वो होगा आपका सब्सिडी। SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या शारीरिक विकलांग कोई व्यक्ति है, उसको अगर कुछ पैसा दिया जा रहा है तो उसको 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखना इंपॉर्टेंट है कि IRDP के अंतर्गत यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या अन्य योजना शामिल है, यानी IRDP के भाग के रूप में ही अन्य कौन सी योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि IRDP के घटक यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही अन्य कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो इसके अंतर्गत IRDP के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ हुई। पहला है ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण यानी ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। दूसरी योजना है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों का विकास, DWCRA, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फॉर रूरल एरिया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास। तीसरी योजना है गंगा कल्याण योजना, GKY, गंगा कल्याण योजना। तो आपसे इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्न में से कौन सा IRDP के अंतर्गत अन्य योजना है।
तो आपको बताना है। हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे कि निम्न में से कौन सा IRDP का घटक नहीं है, और ये 3 दे, इसके अलावा एक अन्य योजना दे दे तो चौथा जो भी रहेगा वो इसका घटक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन रहा है, और आप पिछले साल के जो 2017 में हुआ है उसमें भी आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्राइसेम क्या है, यानी ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना क्या है। तो ट्राइसेम जो है वो चालू हुई है 15 अगस्त 1979 को। ट्राइसेम योजना कब चालू हुई है? 15 अगस्त 1979 को। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, ट्राइसेम कौन सी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना, यानी केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 35 वर्ष आयु के युवा को कौशल व उद्यमिता का प्रशिक्षण देना। यानी 18 से 35 आयु वर्ष के जो भी युवा हैं जिनका परिवार बीपीएल परिवार है, याद रखिएगा, जिनका परिवार बीपीएल परिवार के अंतर्गत आता है, और उसमें कोई बीपीएल परिवार में कोई युवा रहता है जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, तो उनको जो है प्रशिक्षण देते हैं रोजगार पाने के लिए, नए बिजनेस चालू करने के लिए, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, जैसे उसकी सोच होगी वैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट, प्रति वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। यानी इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, हर परिवार का एक ही सदस्य हो सकता है। यानी गरीबी रेखा में अगर कोई परिवार रह रहा है उसके अंतर्गत मान लीजिए 2 युवा 18 से 35 वर्ष के बीच है, तो किसी एक ही युवा को यहां पर दिया जाएगा, ना कि दोनों युवा को। अगला है 3500 रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवार के प्रति ब्लॉक 40 युवा शामिल करने का लक्ष्य। यानी अगर किसी ब्लॉक में, हर ब्लॉक में जो है 40 युवाओं को ही शामिल किया जाएगा प्रशिक्षण के लिए, जिनकी वार्षिक आय 3500 रुपए से कम है। ठीक है, यानी परिवार की अगर वार्षिक आय 3500 रुपए से कम है तो उनको इस योजना के अंतर्गत उस परिवार के युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगा, हर ब्लॉक में 40। अगला, अगर SC ST है, यानी जितने लोगों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा उसमें से SC ST 50% होना चाहिए, और महिला जो है वो 40% होनी चाहिए। यानी मान लीजिए अगर 50 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना तय किया गया है तो उसमें 25 SC ST होने चाहिए, और 50 का 40% निकाल लीजिए, उतना महिला होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई SC है और वो महिला है तो दोनों को एक ही काउंट कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर SC ST जो है उनको 50% आरक्षण, यानी जितने को प्रशिक्षण दिया जाना उसका 50% SC ST होने चाहिए और 40% महिला होनी चाहिए। तो ये योजना है ट्राइसेम योजना, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण बेरोजगार युवा है और वो कोई उद्यम चालू करना चाहता है तो उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला योजना है DWCRA, यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फॉर रूरल एरिया, या आप बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास योजना। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये योजना चालू कब की गई? सितंबर 1982 में IRDP के अंतर्गत थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 18 से 35 वर्ष आयु की ग्रामीण महिला को कौशल व उद्यमिता का प्रशिक्षण देना। जैसे यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसमें आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को 40%, लेकिन ये योजना जो है पूरी तरीके से महिलाओं को ही समर्पित है। यहाँ पर पूरे लोग महिलाएं होंगे। 18 से 35 वर्ष आयु की जो परिवार जिनके जो BPL से नीचे हैं, उनकी जो महिलाएं हैं 18 से 35 वर्ष जिनकी आयु है, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर एक ही परिवार में 2 लोग जो है 18 से 35 वर्ष की आयु में, तब भी किसी एक ही का चुनाव होगा। क्लियर है? अगला, इसमें महिलाओं को ऋण व सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को ऋण व सब्सिडी दे रहे हैं। कितना ऋण दे रहे हैं? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए यहाँ पर ऋण दे रहे हैं, लेकिन ये किस प्रकार की निधि है? चक्री निधि। यानी पहले 25,000 रुपए दे रहे हैं, अगर वो 25,000 रुपए लौटा देते हैं अपना, यानी ऋण को ब्याज सहित लौटा दिया जाता है, तो उनको दोबारा ऋण दे सकते हैं। अगर लौटाते नहीं तो दोबारा उनको कार्य करने के लिए कभी ऋण नहीं दिया जाएगा। तो ये एक रोटेशन पॉलिसी चलते रहेगी, इसी को चक्री निधि बोला गया है। तो जो 25,000 रुपए दिया जा रहा है उसमें 40% जो है वो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी और 20% यूनिसेफ की हिस्सेदारी। यानी 25,000 का 40% जो है वो केंद्र सरकार देगी,
40% राज्य सरकार देगी और 20% जो है वो यूनिसेफ के द्वारा दिया जा रहा है। तो योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 से 15 महिला का स्व सहायता समूह भी बनवाया गया। यानी अगर देखा गया कि कोई ऐसी महिला है जो एक ही टाइप के कार्य करने का प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो उनमें 10 से 15 महिलाओं को बनाकर एक स्व सहायता समूह बना दिया गया और उनको जो है ये सहायता राशि दे रहे थे मुख्य रूप से कि ये स्व सहायता एक ही तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो है ये ऋण उपलब्ध करा रहे थे। वो एक ही तरीके का काम प्रारंभ करते थे, जो कमाई आती थी उसका कुछ हिस्सा ब्याज के रूप में लौटा दे रहे थे। तो ये मेन योजना है DWCRA यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों के विकास का कार्यक्रम। तीसरा है गंगा कल्याण योजना, जिसको GKY बोला गया है। गंगा कल्याण योजना चालू है 1 फरवरी 1997 को। तो गंगा कल्याण योजना मुख्य रूप से क्या है, ऐसे किसान जो लघु व सीमांत किसान और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से उनके खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर क्या किया गया, उनको बोरवेल और ट्यूबवेल बांटा गया। ठीक है, ऐसे किसान जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और वो लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं और उनके खेत के आसपास कोई सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको बोरवेल और ट्यूबवेल बांटा गया ताकि वो जो भूमिगत जल है यानी भूमि के अंदर जल है उसका प्रयोग करके अपनी सिंचाई को मतलब अपने खेतों में सिंचाई कर सके। तो यही योजना है गंगा कल्याण योजना, जो कि 1 फरवरी 1997 में प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत लघु व सीमांत किसान जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको बोरवेल और ट्यूबवेल बांटा गया ताकि वो भूमिगत जल का प्रयोग करके अपनी सिंचाई कर सके। तो ये है गंगा कल्याण योजना। तो यहाँ पर IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये 3 घटक शामिल है। इसके अलावा कुछ 2 अन्य योजना भी है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में औजार किटों की आपूर्ति, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान है उनको खेती के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाते हैं उनको उपकरण जो है वो प्रोवाइड किया गया रेंट में। तो ये योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किटों की आपूर्ति की गई। सेकंड है 10 लाख कुओं की योजना, जहां पर जो है जैसे कि यहाँ पर बोरवेल ट्यूबवेल बांट रहे हैं, जहां पर बोरवेल ट्यूबवेल नहीं बांट सकते वहां पर क्या किए, कुआं खोदे और कुएं से वहां पर जो जल रहेगा कुएं में उससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। तो ये 2 योजना ये IRDP के रूप में शामिल नहीं है, लेकिन ये 2 योजना को मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो टोटल 5 हो गई देख लीजिए, एक है ट्राइसेम, एक है DWCRA, तीसरा है GKY, चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किटों की आपूर्ति और 5वां 10 लाख कुओं की योजना। इन 5 योजना को ही समाहित करके जो हमारी योजना चालू हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर ये 2 योजना को और एक्स्ट्रा बताया हूं कि ये योजना को ही, ये 3 तो IRDP का ही अंग है, IRDP के अंग के अलावा जो 2 अन्य योजना है, ये 5 योजना को समाहित करके एक नई योजना चालू की गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि ये 2 योजना जो है ये IRDP का भाग नहीं है, ये अलग से योजना है। इसको यहां पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम ये 5 को एक साथ देखें और 5 को एक साथ समाहित करके हम जब अगली योजना में जाएंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो वो पार्ट हम वहीं से डायरेक्ट चालू करें उस योजना के प्रमुख घटक से, ना कि हमको फिर से ये 5 लिखना पड़े। ठीक है, तो यहां पर आप जब अगली क्लास में आएंगे तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि समेकित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। तो आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे आपको कुछ चीज बताता हूं। देखिए यहाँ पे कुछ बात चमक रहा होगा, तो आप ये इसको ध्यान से लिखिएगा। 18 से 35 वर्ष आयु की ग्रामीण महिला लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि जो हम आज की क्लास कवर किए, जो बेसिक पार्ट हम कवर किए हैं, वो आपको समझ आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले और मैं ज्यादा ऊर्जा के साथ अगली जो योजना पढ़े तो हम यहीं पर पूरे वीडियो में ही हम योजना को खत्म कर लें और पूरी योजना हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमको दोबारा केवल रिवीजन की जरूरत पड़े, बार बार उसको रटने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा यही प्रयास था कि हम किसी भी चीज को रटे नहीं, हम समझ के पढ़े। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि इस योजना को नाम कैसे पड़ा
और इस योजना के क्या क्या प्रमुख घटक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।